हार्दिक शुभकामनाएं। परम सम्मानीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं तमन्ना देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर हमारे देश को 1947 में आजादी दिलाई। मगर सही मायनों में हमें आजादी उस दिन मिली थी जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र लागू किया गया और हमें अंग्रेजी कानून से मुक्ति मिली। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तब रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, पिता की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उन्हें पत्र लिखकर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से कि पुत्र मेरे न घबरा जाना, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, इंच इंच कर जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। मगर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंग देना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शलालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शलालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना वो भोजन के निवालों को जानते हैं। फिर क्या है देशभक्ति? फिर क्या है देशभक्ति? अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में ले आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि ये हर देशद्रोही को समझ आ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत हो जाती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ आता है। सदा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय लोग सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देश की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की
तंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। और मेरे विचार में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे हिसाब से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का निरीक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ लगाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से शकीन, शारीरिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाला, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक रूप से मान मूल्यों के आंकड़ों पे जिन्न शिन्न पैखंडमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। I being a student, I being an Indian, I being a daughter of my motherland, feels proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर एक नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लेके जाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने की, अपने देश को आगे लेके जाने की, अपने वतन को आगे लेके जाने की। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा, क्योंकि